नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई दीपक बात कर रहा हूं। पूरे देश में अहीर रेजिमेंट की जबरदस्त मांग चलती रहती है और इसमें यादव समुदाय लगातार शामिल होता रहता है। हालांकि यादवों की एक अनोखी मांग है और इस मांग को लेकर के बहुत सारे लोग असहमत हैं, बहुत सारे लोग सहमत हैं, लेकिन यादव समुदाय इस बात पर सहमत रहता है। बड़े नेता से लेकर छोटे यूनिट तक सभी इस बात से सहमत हैं कि देश के अंदर अहीर रेजिमेंट बनना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है इस अहीर रेजिमेंट की मांग सबसे पहले देश के अंदर किसने की थी? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको वही बताने वाला हूं, वीडियो अंत तक देखते रहें। दोस्तों, ये भी आप जानते होंगे कि पिछड़ों को 27% आरक्षण मिलता है। अगर आप पिछड़ी जाति से हैं तो आपको 27% आरक्षण का प्रावधान सरकार के अंदर है। इस 27% आरक्षण को जब लागू किया गया था तब इस देश में आंदोलन हुआ था और बहुत ही भयावह स्थिति हो गई थी, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि पिछड़ों को ये आरक्षण मिले। लेकिन ये आरक्षण दिया गया था आपके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक असमानता के आधार पर दिया गया था। क्या आपको पता है इस आरक्षण की सिफारिश किसने की थी? जी हाँ, ये आपको जरूर पता होगा। ये मंडल आयोग जो कि बीपी मंडल साहब ने बनाया था। उन्हीं बीपी मंडल साहब के पिता थे रास बिहारी लाल मंडल, जिन्होंने कभी अहीर रेजिमेंट की मांग की थी। आज मैं इस पूरी वीडियो में रास बिहारी लाल मंडल के बारे में ही बताने वाला हूं कि रास बिहारी लाल मंडल ने यादवों का किस तरीके से उत्थान किया और पिछड़ों के कैसे हितैषी बने। तो स्क्रीन पर पढ़कर के आपने जान ही लिया है कि मैं रास बिहारी लाल मंडल की बात करने वाला हूँ। रास बिहारी लाल मंडल जो यादवों के लिए हनुमान साबित हुए, यादवों के लिए भगवान साबित हुए। रास बिहारी लाल मंडल ने देश के लिए भी तमाम ऐसे कार्य किए थे जिस पर देश ने गर्व महसूस किया था, और उसी देश के वीर सपूत की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं। वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, बिहार में एक जिला है मधेपुरा, और मधेपुरा के पास में 12 किलोमीटर दूर एक गाँव है जिसका नाम है मुरहू। कालांतर में से मुरहू स्ट्रीट के नाम से जाना जाता था। इसी मुरहू गांव में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था रघुवर दयाल मंडल, जो कभी जमींदार हुआ करते थे। रघुवर दयाल मंडल के एक पुत्र हुए जिनका नाम था रास बिहारी लाल मंडल। वही रास बिहारी लाल मंडल जिनके पुत्र बीपी मंडल हुए और उन्होंने पिछड़ों के आरक्षण की सिफारिश की थी। बात को आगे न ले जाते हुए आज की कहानी में रास बिहारी लाल मंडल पर ही स्थित करना चाहता हूं। तो रास बिहारी लाल मंडल का जन्म हुआ था सन 1866 में, और बाल्यकाल में ही इन्होंने अपनी जमींदारी संपत्ति को संभाल करके अपने आप को स्थापित कर लिया था। रास बिहारी लाल मंडल उन चंद जमींदारों में से आते थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा करते थे। दोस्तों, उस समय जमींदारी का दौर था। ढेर से ऐसे जमींदार थे जो अंग्रेजों के पक्ष में रहते थे, किसानों पे अत्याचार करते थे, किसानों का उत्पीड़न करते थे, किसानों से पैसा वसूलते थे, गलत तरीके से उनकी जमीन हथियाए हुए थे और अंग्रेजों का साथ देते थे। अपने बच्चों को विदेश में सेट किए हुए थे। खूब उन्होंने पैसा कमाया, खूब मौज काटी, बजाय भारतीय लोगों का साथ देने के। लेकिन रास बिहारी मंडल इनसे अलग थे, इसीलिए उनका नाम इतिहास में दर्ज हुआ। रास बिहारी लाल मंडल कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होते थे और खुल करके अपनी बात अंग्रेजों के खिलाफ बोला करते थे। हालांकि इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था कि उन पर 120 से अधिक मुकदमे लगे थे। मुकदमे की पहल करते हुए मैं आपको यह भी बता देता हूं कि देश में पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने मुकदमे होने के बाद अग्रिम जमानत मंजूर करवाई थी न्यायालय के द्वारा। यह पहला ऐसा दौर था जो अभी बहुत सारे नेताओं के साथ होता है, लेकिन उस वक्त रास बिहारी लाल मंडल ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अग्रिम जमानत अपने लिए मंजूर करवा ली थी। रास बिहारी लाल मंडल ने देश के लोगों को गर्व महसूस कराने के ऐसे कई सारे कार्य किए। दोस्तों, 1911 में ही कलकत्ता से हटकर देश की राजधानी नई दिल्ली में अंग्रेजों ने स्थापित की थी। उसी समय एक इंग्लैंड से व्यक्ति आया जिसका नाम था जॉर्ज पंचम। दिल्ली में एक बहुत बड़ा समारोह था। उस समारोह में बहुत सारे नेता, प्रतिनिधि, जमींदार शामिल थे, भारत के भी और इंग्लैंड के भी। इस समारोह में जॉर्ज पंचम ने भारतीयों को ललकारा था कि तुम में से कोई ऐसा है जो फ्रेंच में मुझे जवाब दे सके। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात थी और ये भारतीयों की बहुत बड़ी तौहीन थी, और वो लगातार ललकार रहा था भारतीयों को। तब यादव समुदाय का वो वीर, यदुवंशियों का वो खून खड़ा होकर के जॉर्ज पंचम के सामने आंख से आंख मिला करके बोला कि आप हमसे बात करिए, आपको किस भाषा में जवाब चाहिए, हिंदी में, अंग्रेजी में, फारसी में, संस्कृत में, उर्दू में या फ्रेंच में। और फ्रेंच में स्पीच दे करके भारतीयों को गर्व महसूस कराया था रास बिहारी लाल मंडल ने, और अंग्रेजों को करारा जवाब दिया था। वहां उस समय सारे अंग्रेज भौचक के रह गए थे और उनके मुंह की तरफ देखते ही रह गए थे। यह इकलौती घटना नहीं है। सन 1917 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब एक अंग्रेजी वायसराय आया हुआ था, और उस समय ये परंपरा थी कि अंग्रेजी वायसराय को लोग सलामी ठोंका करते थे, और उस परंपरा को खारिज करते हुए रास बिहारी लाल मंडल ने अंग्रेजों को सलामी नहीं ठोंकी थी, उससे हाथ मिलाया था, और यह देख करके अंग्रेज दंग रह गए थे। रास बिहारी लाल मंडल लगातार देश में समाज सुधार के भी आंदोलन चलाते रहते थे। देश में उस वक्त पूरा देश एक लड़ाई लड़ रहा था अंग्रेजों से, लेकिन रास बिहारी लाल मंडल दो लड़ाई लड़ रहे थे। पहली अंग्रेजों से, और दूसरी समाज में फैली हुई कुरीतियों को, प्रथाएं जैसे छुआछूत, जातीयता और मृत्यु भोज जैसी तमाम छोटी छोटी जो कुप्रथाएं समाज में थी, उनके लिए सभाएं करते थे, उनके लिए आंदोलन करते थे और समाज में लगातार जागरूकता फैला रहे थे।
सन 1911 में ही जब जायज पंचम का जिक्र हुआ था, उसी सन 1911 में रास बिहारी लाल मंडल ने एक महासभा का गठन किया जिसका नाम था गोप जातीय महासभा। यह महासभा यादवों को इकट्ठा करने का काम कर रही थी। इसमें अहीर, ग्वाला, गोप जितनी भी उपजातियाँ थीं उन सबको इकट्ठा करके एक मंच पर लाया गया था। यहाँ यादवों की एकता का काम किया गया। यादव जो बिखरे हुए थे तमाम गोत्र में, तमाम क्षेत्र के हिसाब से, वंश के अनुसार, गोत्र के अनुसार, उन सभी यादवों को इकट्ठा करके रास बिहारी लाल मंडल ने जागरूकता का काम किया था। बाद में इसी महासभा को अहीर क्षत्रिय महासभा और गोप जातीय महासभा, ये दोनों महासभा सन 1911 में अलग अलग जगहों पे बनाई गई थी और बाद में ये दोनों महासभाओं का विलय करके यादव महासभा का गठन हुआ था और ये यादव महासभा ने देश के अंदर यादवों को इकट्ठा करने का काम किया। इससे बहुत सारे राजनीतिक और सामाजिक लाभ यादव समुदाय को मिले। एक कहानी कही जाती है रास बिहारी लाल मंडल को लेकर। दोस्तों, ये कहानी आपको अटपटी इसलिए भी लग सकती है क्योंकि इतिहास के तमाम तथ्यों में आपको ढेर सारे क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम मिल जाएंगे, बड़े बड़े नेताओं के नाम मिल जाएंगे जिन्हें आप बखूबी जानते हैं, पहचानते हैं, जो चर्चित नाम हैं। उन चर्चित नामों में रास बिहारी लाल मंडल का नाम नहीं आता है। यह हमारे देश का जातीय दुर्भाग्य है या ये जातीय भेदभाव था या क्या था, या ऐतिहासिक भेदभाव था, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन रास बिहारी लाल मंडल को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, खास तौर पर वो जो इतिहास से संबंध नहीं रखते हैं या वो जिन्होंने इतिहास को गहराई से नहीं पढ़ा है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और मैं ये बताना चाहूँगा कि रास बिहारी लाल मंडल देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हुआ करते थे। घटना का जिक्र करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उस विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत से ढेर सारे सैनिकों की भर्तियाँ की थी और ये भर्तियाँ इसलिए की गई थी ताकि इन सैनिकों को लड़ाया जा सके प्रथम विश्व युद्ध में। और इस विश्व युद्ध में जो सैनिक भर्ती हुए थे वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से भर्ती हुए थे। वो लोग भर्ती हुए थे जो रोटी के लिए या रोजगार के लिए तरस रहे थे। अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों की माने तो जाट, मराठा, गुर्जर, यादव और तमाम किसान समुदायों के लड़के इस भर्ती में शामिल हुए थे और ऐसा माना जाता है, लोक में ऐसी कहानी कही जाती है कि रास बिहारी लाल मंडल का अपने क्षेत्र के युवाओं को भर्ती कराने का सबसे बड़ा योगदान था। उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से ढेर सारे युवाओं को भर्ती के लिए प्रोत्साहित किया था। सन 1914 में शुरू हुआ विश्व युद्ध सन 1918 में थम गया था और उसके बाद अंग्रेजों ने एक चालाकी कर दी। उन्होंने कहा इन सैनिकों का हम क्या करेंगे और उन्होंने वो सारे सैनिक रिटायर कर दिए। फिर भी मैं यहाँ अंग्रेजी सरकार की तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने उन सैनिकों को पेंशन दी थी। हालांकि मौजूदा में सरकार भारत की ऐसी है जिसने पेंशन ख़त्म कर दी, लेकिन वो अंग्रेज़ों की सरकार थी जिसने 4 साल नौकरी करवाने के बावजूद भी उन सैनिकों की पेंशन बांधी थी। हालांकि वो सैनिक फिर गांव आ गए, गांव आने के बाद वो बेरोजगार तो हो गए लेकिन वो स्किल्ड थे, उन्होंने ज़िंदगी में कुछ नया सीखा था। वो गांव से बाहर गए थे, विदेशों तक के उन्होंने सफ़र किए थे, तो उनको कई सारी जानकारियाँ हो गई और वो गाँव के प्रतिष्ठित माने जाने लगे। वो जहाँ जाते थे लोग उनका सम्मान करते थे, खा पी करके हष्ट पुष्ट हो गए थे, शरीर में ताकत थी, स्किल थी लड़ाई लड़ने की और पेंशन भी मिल रही थी, ज़िंदगी आराम से कट रही थी। ऐसा माना जाता है कि यही सैनिक जो काफ़ी मजबूत थे, गोरखपुर के कुछ ऐसे सैनिक थे जो लगातार गांधी जी के आंदोलन में भाग लिया करते थे। गांधी जी का 1922 में असहयोग आंदोलन चल रहा था और उसी असहयोग आंदोलन के दौर चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को और इस चौरी चौरा कांड में बहुत सारे अंग्रेजी सैनिक मारे गए थे और उनमें सबसे ज़्यादा भाग लेने वाले लोग यादव थे। यादवों के एक मुख्य नेता थे जिनका नाम था भगवान अहीर, जिनके नेतृत्व में लगभग 2500 आदमियों ने उस चौकी पर चढ़ाई कर दी थी और चौकी को ध्वस्त कर दिया गया था। उसमें बहुत सारे अंग्रेजी सैनिक मारे गए थे और उसके बाद उन सभी क्रांतिकारियों पर मुकदमा लिखे गए थे जिन मुकदमे की पहल की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। बहुत सारे क्रांतिकारियों को उन्होंने बचा लिया था लेकिन भगवान अहीर और उनके कई सारे साथियों को फांसी की सजा दी गई थी। तो चौरी चौरा कांड से रास बिहारी लाल मंडल को ज़्यादा तो नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि ढेर सारे युवाओं को भर्ती कराने का सहयोग रास बिहारी लाल मंडल का रहा था। सन 1918 का ही वो साल था जब रास बिहारी लाल मंडल की मृत्यु हो गई थी और ये कहानी सच है कि 1918 से 1-2 साल पहले रास बिहारी लाल मंडल बनारस में आकर के बस गए थे क्योंकि उन्हें अपना इलाज करवाना था, वो बीमार चल रहे थे। वर्ष जिस दिन उनका देहांत हुआ था उसी के 1-2 दिन आगे पीछे उनके पुत्र वीपी मंडल का जन्म हुआ था। अगली कहानी हम वीपी मंडल पर सुनाएंगे। वीपी मंडल वही जिन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश की और बाद में मंडल आयोग की रिपोर्ट संसद में पारित हुई और उसी रिपोर्ट के तहत पिछड़ों को 27% आरक्षण मिलता है। आपको वीपी मंडल और वीपी सिंह जो कि अलग अलग है, दोनों लोगों की कहानियाँ एक नई वीडियो में जल्द ही मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।